सो गाइस, यहाँ पे जनरल टॉपिक्स को लिया गया है। ओके, जैसे जैसे जो टॉपिक्स आप कवर करोगे वैसे वैसे मैं डायग्राम्स की भी ट्रेनिंग साइमल्टेनियसली देता रहूंगा। ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। ओके, सो अभी के लिए आप सिंपली समझे इन जनरल के डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनको अप्लाई किया जाता है एग्जाम के अंदर। ओके राइट। तो एक चीज होती है सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी का मतलब क्या है? सर्विस डिलीवरी का मतलब होता है जनता की सेवा करना अपने जॉब के माध्यम से। कौन सी जॉब? पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विसेज की यहाँ पे बात हो रही है। आईएएस बनना चाहते हैं आप, तो आईएएस आईपीएस बनने के बाद हम जनता को जो सर्विस डिलीवर करने वाले हैं, राइट। फॉर द एग्जांपल, गवर्नमेंट ने उनके लिए फ्री सिलेंडर्स का एक स्कीम लाया, राइट। आप जानते हो फ्री सिलेंडर्स का स्कीम कौन सा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना। इसके तहत विमेंस को फ्री सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं, एलपीजी गैस कनेक्शन। गॉट इट? तो ये क्या है? सर्विस डिलीवरी। हमें उनको डिलीवर करना है ये सर्विस, राइट। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी कैसे इंश्योर किया जा सकता है, राइट। इसको अगर आपको एग्जाम में बताना हो तो बहुत तरीके, पैराग्राफ लिखो, बड़े बड़े पॉइंट्स लिखो, बट यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि कम शब्दों में भी, राइट। क्योंकि यूपीएससी के अंदर आपने देखा कि 150 वर्ड्स वाले बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तो इन कम शब्दों के अंदर, लिमिटेड वर्ड्स के अंदर भी आप किस तरह से अपना बेस्ट आंसर दे सकते हो। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। तो अगर जब भी सर्विस डिलीवरी के ऊपर क्वेश्चन आता हो तो आप रेटर को याद रखोगे। रेटर एक्चुअली मेरा एक निमोनिक्स है जो आपको हेल्प करेगा यहां पर आंसर देने में। गॉट इट? रेटर का यहां पे फुल फॉर्म क्या है उसको देख लेते हैं। ये 5 डायमेंशन से सर्विस क्वालिटी की, जब भी आप सर्विस डिलीवर करने वाले हो, जनता की सेवा करने वाले हो, तो 5 डिफरेंट डिफरेंट सर्विस क्वालिटीज, मतलब डायमेंशन होती है इसकी। सबसे पहले तो रिलायबिलिटी, क्या जनता आपके ऊपर रिलायबल है, क्या आपके ऊपर वो विश्वास कर पा रही है। तो रेटर का आर का मतलब क्या हुआ? रिलायबिलिटी। गॉट इट? विश्वास कितना है उसको, आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं उनको, राइट, उसे परफॉर्म करने में, उन्हें प्रोवाइड करने में, राइट, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी कितनी है। बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते आप चाहोगे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सभी को एलपीजी सिलेंडर्स मिल सके, या जो भी सर्विस आप डिलीवर करना चाहते हो वो मिल सके। सेकंड है एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या है कि आपके अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, राइट, उनको आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेना, अपने ट्रस्ट में लेना है, सो दैट वो 100% यहां पर दे सके। अदरवाइज करप्शन की वजह से क्या होता है कि अगर 1 लाख सिलेंडर, राइट, 1 लाख सिलेंडर्स अगर आए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो करप्शन की वजह से 25 के सिलेंडर्स गायब हो जाते हैं। यस और नो? तो वो एश्योरेंस आपको इंश्योर करनी पड़ेगी सो दैट क्वालिटी आप बढ़ा सको सर्विस डिलीवरी की। नंबर 3, टैंजिबल। टी फॉर टैंजिबल। रेटर में जो थर्ड अल्फाबेट है टी है, टी का मतलब टैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिससे आप टच कर सकते हो। इसका मतलब है फिजिकल फैसिलिटीज कितनी है। आपने केवल पेपर पे काम कर दिया, फाइलों में चढ़ा दी काम कि चलो सिलेंडर हमने दे दिया, वो काफी है। जब डीएम होने के नाते आप एक्चुअल में गाँव में जाते हो, विलेजेस में जाते हो, और ये इंश्योर करते हो कि क्या जो सही बेनिफिशियरी है, जो जरूरतमंद है, जो वाकई निडी है उस सिलेंडर का, वो सिलेंडर उसको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। समझ पा रहे हैं आप? राइट। चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ यहाँ पे मूव ऑन करेंगे। ई फॉर एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास मेनी टाइम्स, राइट। आप बताइए मुझे आलेख्या, व्हाट इज एम्पैथी? Sir, empathy is an emotion, sir, where we are owning ourselves to that particular situation, in that particular situation. ओके And sir, empathy leads to compassion, sir. Sympathy, वेरी empathy leads to compassion. राइट। तो एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि आपने दूसरों की सफरिंग देखी, पेन को समझा, प्रॉब्लम को देखा, और आपने अपने आप को उसकी जगह पर रख के भी देखा। गॉट इट? सो दैट आपको समझ में आया कि वो जो पर्सन है आपके सामने कितना सफर कर रहा है। अगर उसे एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा तो क्या हो सकता है? एलपीजी सिलेंडर ना होने की वजह से विमेन जो रूरल एरिया के अंदर थी, उनको अस्थमा जैसी कितनी बीमारियां हो रही थी, राइट। स्वास्थ्य से संबंधित रेस्पिरेटरी बहुत सारी डिजीजेज हो रहे थे। गॉट इट? तो ये आपने अपने आप को उनकी जगह पर रख के देखा। जब आप ऐसा एम्पैथी शो करोगे तो करप्शन कम हो जाएगा। आप करप्शन करने के बारे में सोचोगे भी नहीं, बिकॉज आपने पेन को अपने ऊपर लगा करके, है ना, फील किया आप। देन लास्ट में आर था रेटर के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है आपकी विलिंगनेस टू हेल्प द कस्टमर एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस। जो भी जरूरत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका एक्यूरेट, तुरंत रिस्पॉन्सिव बन करके उनकी मदद करना। समझ गए? तो आप जब भी सर्विस डिलीवरी की बात करोगे, सिस्टम में सुधार की बात करोगे, तो आप रेटर को लिख सकते हो। ऐसे 5 पॉइंट आपने लिखा, ये ब्लैक पेन से लिख लोगे आप हेडिंग, और 1 लाइन 1.5 लाइन के अंदर अंदर, 1 और 1.5 लाइन के अंदर यू हैव टू सिंपली एक्सप्लेन दैट। बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ओके,
ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है कि डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाए कैसे जाती है। साथ साथ आपको थोड़ी बहुत टीचिंग भी हो रही है, टॉपिक्स भी क्लियर हो रहे हैं कि क्या होता है ये सर्विस डिलीवरी, क्या चीज है। चलो अब यहाँ पे लेट्स से अगर क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाता कि आखिर पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी की नाकामी, नाकामयाबी, असफलताओं के क्या कारण होते, क्वालिटी इतने निम्न लेवल की होती है, उसका क्या कारण है, जनता विश्वास नहीं करती हमारे ऊपर, उसका क्या कारण है। तो आप वहां पे उसके कुछ रीजंस बता सकते हो। कैसे? आपने छोटा सा फ्लो चार्ट्स बनाया, देखो ये छोटा सा फ्लो चार्ट्स कितने अच्छे से बना हुआ है, और आपने सारी बातें कह दी। यहाँ पे आपको बड़े बड़े सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट? तो सबसे बेस्ट पार्ट फ्लो चार्ट्स का ये होता है कि ये टाइम बहुत बचाता है, बिकॉज आपको सिंपली कीवर्ड्स लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, नो स्टैंडर्ड, तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है 2 लाइन में, यू हैव सिंपली रिटन 2 वर्ड्स, गॉट इट। तो रीजंस आपने सेंटर में लिखे, रीजंस फॉर द पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। उसका कारण क्या है? सबसे पहले पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं? एसेट्स। फॉर एग्जांपल कनेक्टिविटी के लिए वहां पर रोड है कि नहीं, एलपीजी सिलेंडर्स पहुंचाने तो वहां पे गाड़ियां हैं कि नहीं, व्हीकल्स अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा, एलपीजी सिलेंडर बांट दिए तो क्या बाद में एलपीजी को रिफिल कराने का सिस्टम है क्या वहां पर? ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इंश्योर करना पड़ेगा। पूरा अकाउंटेबिलिटी एंड फीडबैक। अकाउंटेबिलिटी मैंने बताया था कि आईएएस अगर बनना हो आपको, सिलेक्शन आईएएस भी सबसे ज्यादा किस बात पे फोकस करता है यहाँ पर? आपकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के ऊपर, राइट। आपके पीछे लग के आपके मेंटोर्स आपके लिए काम करते हैं। इन द सेम वे अकाउंटेबिलिटी आपके सिस्टम के अंदर भी रखना पड़ेगा, गॉट इट। फीडबैक लेना पड़ेगा, जो लोग बेनिफिशियरी हैं, विलेजर्स से, गांव वाले, उनसे पूछना पड़ेगा आपको कि क्या आप हमें फीडबैक दीजिए, क्या आप हमारी सर्विस से खुश हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट, नो स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए एक लेवल का, गॉट इट, कि चलो इस लेवल की सर्विस डिलीवरी तो होनी ही चाहिए हमारे पास। क्या हम अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने एम्प्लॉयज को इस लेवल का ट्रेन कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट, पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग। पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या मतलब है? कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि आपके जो जूनियर्स हैं उनको नई नई चीजें समय समय पे सिखानी होती है। जैसे अभी टाइम चल रहा है कंप्यूटर्स का, अभी टाइम चल रहा है इंटरनेट का, अभी टाइम चल रहा है सोशल मीडिया का, अभी टाइम चल रहा है इंटरनेट के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो क्या आपके जूनियर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स ये सारी बातें समझते हैं? गॉट इट। सो ये कैपेसिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। साथ साथ विलेजर्स को भी, गांव वालों को भी, क्या उनके लिए प्रोग्राम आया है, ये उनको अवेयरनेस आपने दिया है, ये बताया आपने उनको। नेक्स्ट है पुअर प्लानिंग। पुअर प्लानिंग का मतलब क्या है कि योजनाएं जो बनाई जाती है, स्कीम जो बनाई जाती है, वो टॉप डाउन अप्रोच से बनाई जाती है यूजुअली। इसे बोलते हैं पुअर प्लानिंग। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे की ओर। टॉप डाउन अप्रोच की मीनिंग क्या होती है आयुषी? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई, मतलब गवर्नमेंट क्या, इस वैसे तो ऑफिसर्स ही बनाते हैं। यस, जैसे कोई स्कीम बनाई तो पहले उसे मतलब सेंट्रल लेवल पे लेके जाएंगे, सेंट्रल से स्टेट लेवल पे, स्टेट से सबऑर्डिनेट लेवल पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, उसे मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसे मतलब टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। और उससे बाद में पंचायत के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं उसे। सही कहा आपने। टॉप डाउन का मतलब है कि लोगों ने ऑफिस में बैठे बैठे ही ऊपर के ऑफिसर्स ने नियम बना दिए, जो नीचे के लोग हैं जिनको बेनिफिट मिलने वाले, जो विलेज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, रूरल एरियाज के लोग हैं, स्टेट्स के लोग हैं, उनसे पूछा ही नहीं। इसे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो ये अप्रोच अच्छी नहीं मानी जाती है। बेटर अप्रोच क्या होती है? बॉटम अप, यानी लोअर लेवल से आप चीजों को डिजाइन करो और अपर लेवल तक पहुंचाओ। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है, पंचायत। ओके, नेक्स्ट हमारे क्या? पुअर सिटीजन्स अवेयरनेस अबाउट राइट्स। उनके राइट्स क्या है, स्कीम क्या है, उज्ज्वला योजना किस बारे में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर क्या होता है, कितनी जानकारी है हमारे आम लोगों के बीच में। आप आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हो, आपको तो अच्छे से पता ही नहीं, तो भाई आम जनता को कितना तैयारी के बारे में पता होगा, कितना पता होगा ये सारी स्कीम्स के बारे में? गॉट इट। तो अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारा काम किया जाना चाहिए। जैसे भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए बहुत काफी बड़े लेवल पे उन्होंने अवेयरनेस लाने का काम किया था, है ना। आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन जी, आमिर खान जैसे लोगों ने खुद सड़कों पे उतर के झाड़ू लगाए थे। पीएम मोदी भी खुद दिल्ली के वाल्मीकि कॉलोनी के अंदर जाके झाड़ू लगाए उन्होंने। तो इससे अवेयरनेस बहुत फैली। रेडियो प्रोग्राम्स किए गए, ओके, टीवी के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए गए, इंटरनेट के ऊपर प्रोग्राम्स किए गए, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाए गए। तो सब लोगों को पता चला कि भाई क्या चीज, गॉट इट। सो इस तरह की अवेयरनेस सारी स्कीम्स के लिए भी करनी पड़ेगी, राइट।
चलो, तो अभी तक हमने दो चीजें सीख ली है। पहला डायग्राम हमने सीखा कि अगर सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी इंश्योर करनी, डायमेंशन बताना हो तो कैसे बताएंगे हम। गॉट इट। कल मैंने क्या बताया था, कंटेंट के लेवल पे। आज मैंने क्या बताया, प्रेजेंटेशन के लेवल पे। समझ पा रहे हैं आप? वेरी गुड। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट इशू के ऊपर। तो इससे पहले ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या इसको डायग्राम के थ्रू आप बता पाओगे कि क्या होता है बिलीफ? बिलीफ कैसे वैल्यू में बनता है, वैल्यू कैसे एटीट्यूड बनाता है, इसको डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, आइए समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बताएंगे कि बिलीफ है ना, दो तरह की चीज होती है। कॉग्निशन यानी बिलीफ दो चीज होती है। एक होता है वीक बिलीफ, यानी आसानी से टूट जाए, ऐसा विश्वास हमारा जो आसानी से टूट जाए। गॉट इट। और एक होता है कोर, यानी कोई अगर बोलेगा तब भी हम नहीं मानेंगे। गॉट इट। जैसे कि स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के हो सकता है, किसी को धर्म को लेकर के हो सकता है। ओके। तो अगर उनकी स्ट्रांग बिलीफ है कि मेरा धर्म ही बढ़िया है, टॉप पर है, बेस्ट है, तो उसे आप जल्दी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ वीक बिलीफ है, जैसे बचपन में है ना, हमें भूतों की कहानियां घर वाले सुनाते हैं तो डेट बच्चे इधर उधर फालतू में ना घूमें, रात को अंधेरे में बाहर ना निकल जाए, उनकी सेफ्टी के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता चलता है चलो भूत प्रेत तो होते नहीं, घोस्ट होते नहीं। गॉट इट। तो ये चीजें हमारी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बिलीफ हमारी स्ट्रांग नहीं थी। गॉट इट। चलो, तो बिलीफ के बाद हमने देखा कोर बिलीफ क्या होता है, स्ट्रांग बिलीफ क्या होता है। गॉट इट। चलो अब बात करते हैं, अगर इस बिलीफ में अगर आपका इमोशन ऐड हो गया, आपकी भावनाएं ऐड हो गई, मतलब किसी ने अगर आपके उस बिलीफ के खिलाफ कुछ बोला, तो आप क्या करोगे, उससे लड़ जाते हो, उससे लड़ाइयां कर लेते हो, झगड़े कर लेते हो। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल ले लेते हो, जैसे कोई बीजेपी को बहुत बढ़िया मानता है, या कांग्रेस, कोई भी एग्जांपल ले लो, आम आदमी पार्टी एग्जांपल के लिए कह रहा हूं मैं, सिविल सर्वेंट को न्यूट्रल होना होता है। सो बीजेपी के खिलाफ अगर आपने कुछ बात बोली तो वो एकदम आपसे नाराज हो जाएगा, आपसे झगड़ा करने लगेगा। गॉट इट। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी बिलीफ के साथ में इमोशंस ऐड है, और जब बिलीफ में इमोशन ऐड हो जाए तो क्या बनता है प्रियंका? सर वैल्यू। वेरी नाइस। तो अब बनेगा वैल्यूज। गॉट इट। और वैल्यूज अगर हमारे बिहेवियर में आ जाए, मतलब हम वैसा ही रिएक्ट कर रहे हैं, किसी ने बीजेपी को बुरा बोला, कांग्रेस को बुरा बोला, तो हम उसके साथ लड़ने लग रहे हैं, देन इट बिकम योर एटीट्यूड। वैल्यूज में बिहेवियर ऐड हो गया तो एटीट्यूड। अब इतनी बड़ी चीज को जिसे 2 पेज में समझाया जाता है लिख करके, उसे एक छोटे से डायग्राम के साथ हमने कैसे बता दिया। सिंपल है ना, एरो सिंपली बनाई कि चलो 2 तरह के होते हैं, फिर एक एरो को कंटिन्यू किया, वैल्यूज बताया, बीच में इमोशंस की एरो डाल दी, फिर वैल्यूज में हमने बिहेवियर की एरो डाल दी, इज इक्वल टू एटीट्यूड। ओके। तो कॉन्सेप्ट्स करने के बाद, आंसर राइटिंग करने के बाद, जब आप इस तरह के डायग्राम्स वगैरह के क्लास लोगे, समझोगे, अप्लाई करोगे, तब आप एक बेहतरीन आंसर लिख पाओगे। समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि आपका पहला आंसर कभी भी बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पहला आंसर आपका लर्निंग फेज है, आपका इवैल्यूएशन फेज नहीं है अभी। इवैल्यूएशन फेज तो तब होगा ना जब सिलेबस कवर हो पूरा, आप सारी क्लासेस कर चुके हो, आप एग्जांपल्स दे पा रहे हो, कंटेंट की कमी नहीं है, प्रेजेंटेशन की कमी नहीं है, सभी टॉपिक्स के ऊपर आपके डायग्राम्स रेडी हैं। गॉट इट। तो सारे टॉपिक्स के ऊपर डायग्राम्स मैं दूंगा आपको, और आप अपने डायग्राम्स भी बना सकते हैं उनको यूज करके। आई होप ये तीनों डायग्राम्स आप सभी को क्लियर होंगे। चलो, एटीट्यूड में चेंज कैसे आएगा, अगर आपको ये एक्सप्लेन करना हो, एक क्वेश्चन हमने पीछे किया भी था स्टार्टिंग में ही, कि अगर किसी का एटीट्यूड बन गया है, फॉर एग्जांपल किसी का एटीट्यूड, लेट्स से कोई जॉब कर रहा था प्राइवेट सेक्टर के अंदर, 5 साल उसने जॉब किया, और फिर वो आईएएस का एग्जाम देने के लिए आ गया, यूपीएससी के लिए। तब ये प्राइवेट सेक्टर में 5 साल काम करने के बाद उसका एटीट्यूड अलग बन गया, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। लेकिन फिर भी वो जब अपने ऊपर काम करेगा, अपनी वैल्यूज को, अपने एटीट्यूड को चेंज करेगा, तो एग्जाम निकालेगा, और एग्जाम निकालने के बाद वो जब वो लबासना में ट्रेनिंग के लिए जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मसूरी में है, राइट, वहां पे आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो वहां पे 1.5 साल की ट्रेनिंग में क्या करते हैं वो, आपके बिलीफ, आपकी वैल्यूज, आपके एटीट्यूड को ही तो चेंज करते हैं ना। समझ गए? तो आखिर एटीट्यूड चेंज होता कैसे, अगर ये हमें डायग्राम से बताना हो तो कैसे बताएंगे, राइट। और आपको ये रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गॉट इट। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे और अपना यूनिक, अपना इनोवेशन लेकर के आ सकते हैं। यस एवरीवन, सर टॉकिंग टू यू कि एटीट्यूड चेंज करने की बात की जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि प्राइवेट सेक्टर से अगर कोई आईएएस बनने के लिए आ रहा है, तो इसके एग्जाम के दौरान भी अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। गॉट इट। और लबासना वाले तो कराएंगे ही जब आप सर्विस में सेलेक्ट हो जाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो हमारा बिलीफ होता है,
उसमें इमोशंस ऐड हो जाता है तो क्या बन गया वो वैल्यू, और फिर बिहेवियर लगा दी तो आपका एटीट्यूड हो गया। ये सारी बातें एटीट्यूड में आती है, ये हमने पढ़ लिया है। गॉट इट। अब एटीट्यूड के अंदर क्या करना है, अपने को डिफरेंट सिचुएशंस देखनी है, राइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी मैंने एग्जांपल दिया था एक पॉलिटिकल पार्टी का कि आप कांग्रेस को बहुत बढ़िया मानते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, कांग्रेस बेस्ट है आपके लिए, किसी के लिए बीजेपी बेस्ट है। तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया, उस एटीट्यूड में, उस बिहेवियर में आपने एक सिचुएशन ऐड करी, जिसे बोलते हैं जैनिज्म वाले चैप्टर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अनेकांतवाद, राइट। अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या बताता है प्रियंका? Truth has many dimensions. मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं किसी भी चीज के, राइट। मतलब जैसे मैंने अगर 6 लिखा है यहाँ पर स्क्रीन में, तो ये नीचे से तो 6 दिख रहा है लेकिन ऊपर से 9 दिखेगा। गॉट इट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि चलो मैं सही हूं और तुम गलत हो, तो नहीं, सिचुएशन के हिसाब से आप देखो कि कांग्रेस किस सिचुएशन में सही हुई है, किस सिचुएशन में गलत है, बीजेपी किस सिचुएशन में सही है, किस सिचुएशन में गलत है। तब आपके डायमेंशन ओपन होना शुरू होंगे, तब आपको समझ में आएगा कोई भी जो बिलीफ होता है ना, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सही या बुरा हो सकता है, यूनिवर्सली वो सही या बुरा नहीं होता है। गॉट इट। सो बिहेवियर की बात करें तो फिर आप कैसा रिएक्ट करोगे, राइट, वो अल्टीमेटली दिखाएगा कि आपके एटीट्यूड में बदलाव आया है कि नहीं आया। तो सिचुएशन को अगर ध्यान में आप रखोगे तब आपका बिहेवियर चेंज होगा, अदरवाइज आपका एटीट्यूड ही आपका सेम बिहेवियर बार बार लेकर के आएगा। तो इसके लिए हमने चैप्टर अच्छे से कवर किया हुआ, ये तो बस इसके ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन था एग्जाम्पल के लिए। चलो कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेते हैं, अलग अलग डायग्राम्स बना के देखते हैं क्या अच्छा हो सकता है। ओके। एक सवाल हमने किया था कंपैशन के ऊपर, करुणा। कंपैशन क्या होता है? Alexa, you tell me what is compassion? Sir, where we are putting ourselves and we are able to experience, sir. And we have to react to it, sir. Whatever it is there, the situation. Yeah. तो एम्पैथी, सिंपैथी होती है एक्नॉलेजमेंट, एम्पैथी होती है अपने आप को उस जगह पे आपने रख के देखा, और कंपैशन होता है एक्शन। तो एम्पैथी इन एक्शन, आप इसके ऊपर डायग्राम से बनाओगे, इसको एक्सप्लेन करोगे, और आपके पास वर्ड लिमिट भी दे रखी है, केवल 150 वर्ड में ही लिखना है। तब यहाँ पे पैराग्राफ लिखने जाओगे तो एक ही पैराग्राफ में 150 वर्ड्स निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने डायग्राम से बनाया तब तो भाई मजा ही आ जाएगा, जब आप ज्यादा बातें भी कह पाओगे, ज्यादा पॉइंट्स भी लिख पाओगे, और नंबर भी भर भर के मिलेंगे आपको। गॉट इट। सो कंपैशन, करुणा क्या है? एम्पैथी इन एक्शन बता दिया आपने 3 वर्ड में, कोई पूरी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट। सो सिंपली आपने 3 वर्ड लिख के डेफिनेशन बता दी। सेकंड, फीलिंग्स ऑफ सफरिंग इन मोटिवेटेड टू सी सफरिंग इज रिलीव्ड। गॉट इट। कंपैशन में क्या होता है कि आप दूसरे की सफरिंग, दूसरे के पेन को समझते हो ना, और इसके बाद फिर ये आपको मोटिवेशन मिलता है कि कैसे मैं इसकी पेन को दूर कर दूं, कैसे मैं इसकी तकलीफ, इसकी प्रॉब्लम को दूर कर दूं। गॉट इट। चलो एम्पैथी को भी आपने एक लाइन में बता दिया, अगर किसी को पता नहीं है तो जस्ट फीलिंग फॉर अदर्स सफरिंग, दूसरे के फीलिंग को आप समझ पा रहे हो। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देंगे, एग्जाम्पल जैसे आप मदर टेरेसा का एग्जाम्पल देंगे, जिन्होंने ओल्ड एज होम चलाई थी, जिन्होंने लेप्रोसी यानी छुआछूत की बीमारी के लिए बड़ा काम किया था, बड़ी सेवा की थी यहाँ के लोगों की। कैलाश सत्यार्थी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप जानते हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप? बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, इस एनजीओ के ये फाउंडर हैं, और इसके तहत ये चाइल्ड लेबर्स को रेस्क्यू करते हैं। इसके लिए इनको 2015 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था, मलाला यूसुफजई के साथ में। बाबा आमटे, इनका एग्जाम्पल हम देंगे लेप्रोसी के लिए। लेप्रोसी एक छुआछूत की बीमारी होती है जो टच करने से फैलती है, तो ये बीमारी के लिए बाबा आमटे ने बहुत बड़े काम किए, बहुत अवेयरनेस लेकर के आए, लोगों को जागरूक करने का काम बड़ा किया। तो हमारे देश में इतने एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे सिविल सेवाओं के अंदर, समाज सेवाओं के अंदर, जो आप भर भर के यूज कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। और ऐसे लोगों के बारे में जब आप पढ़ोगे, उनके एग्जाम्पल देखो, तो आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी खुद की एप्टीट्यूड, आपकी खुद की एटीट्यूड कितना बदलेगा। समझ रहे हैं? तो अभी आप है ना, एक जर्रा हो, जर्रा समझते मतलब छोटा सा एक बूंद जैसा हो आप। गॉट इट। तो जर्रे को पहाड़ बनाने में आपको हेल्प करेगा, कतरे को समंदर बनाने में ये हेल्प करेगा, अब्र को आसमान बनाने में ये हेल्प करेगा, हवा को तूफान बनाने में ये हेल्प करेगा। गॉट इट। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब लेफ्ट साइड में जो चीजें देख रहे हो ना, ये आम लोगों के लिए होती है। अब्र, जर्रा, कतरा,
इसके लिए आम लोग परेशान रहते हैं, आम जनता परेशान रहती है। और राइट साइड में जो चीजें लिखी गई, जर्रे से पहाड़ बनना, कतरे से समंदर बनना, अब्र से आसमान बनना और हवा से तूफान बनना, ये राइट वाले जो चीजें होते हैं ना, ये कौन होता है, ये कौन से माइंडसेट के लोग होते हैं? ये होते हैं सिविल सर्वेंट माइंडसेट के लोग, जो आईएएस आईपीएस का एग्जाम क्रैक करते हैं, पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में जाके क्रैक करते हैं, प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, इंटरव्यू निकालते हैं, लवासना के शानदार ट्रेनिंग करते हैं, और इसके बाद देश के लिए आगे चल के बड़े बढ़िया एसेट्स साबित होते हैं। गॉट इट? तो हमेशा आप अपने आप को सफरिंग या पेन जोन या कंफर्ट जोन में ना देखें, आप अपने आप को हायर जोन में रख के देखें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट में रख के देखें। अगर एकदम से अभी अर्थक्वेक आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अर्थक्वेक में घबराने का काम जनता का है, पब्लिक का है, सिविल सर्वेंट का नहीं। आप आईएएस आईपीएस आईएफएस बनने वाले हो, तो आपका एटीट्यूड यहाँ पे घबराने का नहीं है, रेस्क्यू करने का है, लोगों को अवेयर करने का है, बचाने का है, जितना ज्यादा भी आप पॉसिबल तरीके से कर सकते हैं। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अगला एग्जाम्पल सोनू सूद का है। सोनू सूद का तो भाई क्या ही एग्जाम्पल है भाई, मजा ही आ गया। कोविड के दौरान इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके, जब पूरे बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिन्हें आप हीरो हीरोइन बोलते हो, वो सभी अपने घरों में छुपे हुए थे, उस दौरान इस व्यक्ति ने सड़कों पे उतर करके बिहार, यूपी, झारखंड गांव से आए हुए लोगों की मदद की, उनके लिए बसों का इंतजाम करवाया, एंड ही सेंट दोज पीपल बैक टू देयर होम, जो महीनों से हफ्तों से फंसे हुए थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन। आई होप ये सभी एग्जाम्पल तो सबको पता ही होगा, राइट? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो देखा आपने कितने कम शब्दों का इस्तेमाल करके हमने कितने बड़े एग्जाम्पल दिए। ये सारे एग्जाम्पल केवल एथिक्स में यूज नहीं करने, आप ऐसे में यूज कर सकते हो। ऐसे का पेपर आता है ना 250 मार्क्स का, वहां पे यूज कर सकते हैं आप। सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन बता दिया मैंने। इसमें कुछ और एग्जाम्पल आपको देना हो तो इसमें कुछ टेक्निकल चीजें आप बताओगे। टेक्निकल चीजें यानी कि जैसे कि सेल्फलेस वर्क होता है, सफरिंग को रिड्यूस करना होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ वैल्यू देना होता है, और किसी भी सिविल सर्वेंट के अंदर कंपैशन ही दिखाता है कि कितने हाई वैल्यू या कितना बड़ा एसेट वो देश के लिए साबित होगा। अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस नहीं और इसके अंदर करुणा ही नहीं है, कंपैशन ही नहीं है, तो वो कभी भी देश के लिए अच्छा नागरिक, अच्छा सिविल सर्वेंट साबित नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप? चलो, कंपैशन को इंश्योर करने के लिए आप कुछ फैक्टर्स अगर आपसे पूछा गया है कि हाउ वुड यू इंश्योर कंपैशन इन सर्विस, तो इसे आप इंश्योर करने के लिए क्या करोगे? इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताओगे और इसको इस फ्लो चार्ट से बना सकते हैं। देखो ये फ्लो चार्ट कितना सिंपल है, मतलब आपने मेन हेडिंग यहां पर लिखी, एक एरो लिया और ऐसे एक लॉन्ग लाइन और खींच दी, फिर जितने पॉइंट्स आपके सामने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट्स आपने लिख दिए। तो कितना ये आपका स्पेस बचाने वाला है, कितना ये वर्ड बचाने वाला है, कितना टाइम बचाने वाला है। समझ में आया? जब मैं बोलता हूं कि GS 1, 2, 3 के अंदर 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और ये लिखोगे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे तो कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। 17, 18 क्वेश्चन लिखने के बाद आपके पास टाइम खत्म हो जाएगा, चाहे आप जितने भी बड़े धुरंधर क्यों न हो। लेकिन अगर आपने इन डायग्राम्स का यूज किया तो आपको बहुत सारा समय मिल जाएगा। चलो वापस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि अगर अपने को बताना हो कि कंपैशन को कैसे इंश्योर किया जाता है, तो सोशल जस्टिस ला सकते हैं आप। सामाजिक न्याय को ध्यान में रखो कि समाज के सभी तबके को एक न्याय मिले, जस्टिस मिले। इक्विटी, इक्विटी का मतलब है जितने भी रिसोर्सेस है सरकार के, गवर्नमेंट के, समाज के, वो जनता को बराबर भागों में ही मिलना चाहिए। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सारी पावर, सारी रिसोर्सेस नहीं होने चाहिए। गॉट इट? इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है समेकित विकास, यानी समाज के उस आखिरी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी आप बेनिफिट दे रहे हो सरकारी योजनाओं का, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से हो सकता है, लोअर कास्ट से हो सकता है। गॉट इट? तो यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पर्सन सिटिंग इवन द लास्ट माइल ऑफ द सोसाइटी। वेलफेयर स्टेट, जिसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट, पार्ट 4 के अंदर। तो वेलफेयर स्टेट क्या होता है? एक ऐसा स्टेट का निर्माण करना जिसमें सबका ही वेलफेयर हो, कुछ लोगों का नहीं, कुछ विशेष धर्म के लोगों का नहीं, कुछ विशेष जाति के लोगों का नहीं, कुछ विशेष एथनिसिटी के लोगों का नहीं। समझ पा रहे हैं आप? तो सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं ये। ओके, तो आप इस तरीके से अभी से प्रैक्टिस करने की आदत डालो। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, रटने से नहीं आएंगी।
गॉट इट। कंटेंट मैंने पढ़ा रखा है और आने वाले टाइम में और सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे एग्जाम्पल्स डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, आप ये सीखोगे, then no one can stop you to become an IAS officer in the very first attempt. Got it? आप पहला अटेम्प्ट दो, लेकिन जबरदस्त दो, अच्छी तैयारी करने के साथ दो, पूरी जबरदस्त तैयारी करने के बाद दो। देखो इस लेवल के नोट्स, इस लेवल की वैल्यू, इस लेवल का सिंप्लीफिकेशन कोई भी नहीं देता है, ट्रस्ट में। आप किसी भी कोचिंग में चले जाएं, मैंने खुद कोचिंग करा हुआ है, मल्टीपल कोचिंग्स में पढ़ाया है पहले, गॉट इट, लेकिन इस लेवल की क्लैरिटी, इस लेवल की सिंप्लीफिकेशन, इस लेवल के नोट्स नोबडी प्रोवाइड्स। गॉट इट? तो काइंडली यूज इट and become an IAS officer in the very first attempt. Whatever is your goal, IFS, IPS, whatever it is, let it be. Okay everyone. इसके बाद कुछ और चीजें, कंपैशन टॉलरेंस का हो सकता है तो आप बता सकते हो, ये टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। ये बस एक एग्जांपल के लिए था कि आप प्रेजेंट कैसे करोगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कंपैशन को। कंपैशन के सबसे पहले हमने क्या किया, 4 एग्जांपल 4 पॉइंट्स के तौर पे बता दिए। प्रॉब्लम क्या थी और उसके लीडर कौन थे, बाबा आमटे, लेप्रोसी, ओल्ड एज होम, मदर टेरेसा। कंपैशन होता क्या है, 3 छोटे छोटे सेंटेंस में, बल्कि सेंटेंस भी नहीं है, ये फ्रेज है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखा ही नहीं, हमने डिफाइन अच्छे से किया ही नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी आपको एग्जामिनर नंबर देगा पूरे। ओके, तो इस चीज को आप समझिए, यही साइंटिफिक स्टडी आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। गॉट इट? चलो अकाउंटेबिलिटी की मैं बहुत बातें करता हूँ आपकी तैयारी में, और हमारी तरफ से जो हेल्प होती है आपको उसके अंदर भी। अकाउंटेबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो ये किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं, ये 2 तरीके हैं इंश्योर करने के, वो अभी डिस्कस करूंगा। आप देखो किस तरीके का डायग्राम बनाया, 2 तरीके। तो सिंपल हेडिंग को ऊपर में लिखा, और हेडिंग को ऊपर में लिखने के बाद आपने एक छोटा सा बॉक्स ऐसे बना दिया, राइट। फिर नीचे एक एरो लाया और आपने 2 पॉइंट्स निकाल दिए, टॉप डाउन बॉटम अप। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल टाइम में इनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपकी टेस्टिंग कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी? साहिल, यू आर हियर? जी सर, व्हाट डू यू मीन एब्सोल्युटली बाय अकाउंटेबिलिटी? सर। अकाउंटेबिलिटी होती है कि कोई भी जो आप एक्शन, इफ यू आर कीन एनफ टू अटेन एंड टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन, एंड आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो ऑन पेपर्स और ऑन द ग्राउंड, उस चीज की आप पूरी तरीके से आप उसकी जिम्मेदारी लेते हो। यू टेक होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट एंड यू पुट योर सेल्फ। एंड अगर कोई भी उस डजेंट मैटर कि उसकी कैसी आउटकम आ रही है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स हाउ मच यू आर कीन टू अटेन अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। इसको मैं बेसिकली यही चीज होती है कि आप अपने ऊपर उसकी कितनी जिम्मेदारी ले सकते हो। आप अगर किसी चीज को इनिशिएट करोगे तो आप ही उसकी फेलियर या सक्सेस में भागीदार होगे सबसे पहले। बहुत खूब। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे अंदर से आता है, जिसके लिए हमें सैलरी नहीं मिल रहा है, जिसके लिए अपने को कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन हमें लगता है कि ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, मेरा काम है, तो मैं करूंगा। जैसे मदर, गॉट इट। मदर हमारे घरों के लिए कितना सब कुछ करती है, अपने बच्चों की सेवा करती है, फैमिली का पूरा ध्यान रखती है। शी इज द फर्स्ट वन टू वेक अप इन द मॉर्निंग, शी इज द लास्ट वन टू गो टू द बेड। गॉट इट। बट इसके लिए कोई सैलरी तो नहीं मिल रहा है ना उनको, बट स्टिल वो उनके अंदर से आवाज आ रही है that this is my responsibility, I have to take care of my family, I have to take care of my children. Got it? In the second way, accountability में you are answerable. यहाँ पे क्या हो, you are answerable to someone else, your senior, your boss, your CM, your PM. Got it? So ये सारी बातें किसमें आएंगी? ये सारी बातें आएंगी आपकी अकाउंटेबिलिटी में। जैसे एग्जांपल यहाँ पे जॉब का लिया जाता है, जॉब में आपको 9 to 5 की जॉब मिल रही है। 9 to 5 की जब आप जॉब कर रहे हो तब आपको टाइम पर ऑफिस जाना है, टाइम पर निकलना है। आप लंच में, आधे घंटे के लंच में 1 घंटे नहीं ले सकते हो। आप जरूरत से ज्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते हो। वाई? बिकॉज यू आर आंसरेबल टू योर कंपनी, टू योर ऑर्गेनाइजेशन। यस सर, नो? या। सो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा आपको, समझ गए? तो सिविल सर्विसेज में आप जो भी करने वाले हो, जैसे एसपी है, आईएएस है, कलेक्टर है, डीएम है, ये जो भी करने वाले हैं इनकी रिपोर्ट बनती है। ओके, इनको अपने सीनियर को सारी चीजें बतानी पड़ती है, और कुछ गलत हुआ तो सीनियर इनसे सवाल पूछेगा। ये कहने का मतलब है इसे, राइट। ओके, अब देखते हैं कि गवर्नेंस के अंदर
शासन के अंदर किस तरह से अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर की जाती है। तो देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में ऑलरेडी भारत सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे लॉज ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बना रखा है जो हमारी ऑडिटिंग का काम करते हैं। जैसे कैग, कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर है, इन सबके ऊपर सेपरेट चैप्टर है, डोंट वरी हम पढ़ेंगे। सो कैग का काम क्या होता है, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उनकी ऑडिटिंग करना। लेट से एक डीएम ने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो कैग इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे करेगा? वो देखेगा कि भाई 100 करोड़ रुपए कहाँ गए, कोई स्कैम तो नहीं हुआ, कोई करप्शन तो नहीं हुआ, एक इवन सिंगल रुपये का हिसाब देना पड़ेगा वहां पर। सीबीसी होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये एंटी करप्शन ब्रांच है, ये करप्शन के अगेंस्ट में काम करती है, जिसका रिकमेंडेशन संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया। तो अगर करप्शन जैसी चीजें इन्वॉल्व है तो वहां पे सीबीसी काम करेगा। सीबीआई, कोई क्राइम है उससे रिलेटेड, उसकी इंक्वायरी, हीनियस क्राइम, कोर्ट के अंदर मामला जाएगा। अगर आप कोई टसल, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट, तो कोर्ट उसको मैनेज करेगी। लोकपाल, ये बेसिकली जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं करप्शन से संबंधित, अगर वो नेशनल लेवल का है तो वो लोकपाल के पास जाएगा। लोकपाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वेरी रिसेंटली 2014 में ही इसको लाया गया था। मतलब पिछले 50 साल तक लोगों ने आंदोलन किया। अन्ना हजारे का नाम सुना होगा आपने, कितने धरने दिए उन्होंने, तब जाकर के लोकपाल को पास किया गया। कोई भी सरकार लोकपाल को लाने को तैयार ही नहीं थी क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा है। लोकपाल करप्शन के ऊपर लगाम लगाने का काम करता है। गॉट इट? सो ये सारी बातें इंश्योर करती है। तो आप डीएम हो, आप एसपी हो, आप आईएएस हो, आपको हमेशा इस बात का डर रहेगा कि आप कुछ भी करने वाले हो तो आपके ऊपर ये जो अथॉरिटीज हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, वो आपको नहीं छोड़ने वाली है। समझ गए? दूसरी तरफ कुछ बॉटम अप अप्रोच भी है। बॉटम अप का मतलब है कि गवर्नमेंट ऊपर है और जनता नीचे है, जनता की तरफ से इनिशिएट किया जा रहा है। तो जनता कैसे आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है? आरटीआई लगा दिया तो, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर आपसे सवाल पूछ दिया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। 2005 में ये एक्ट आया था। सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर के तौर पे जनता आपके ऑफिस में आकर के सारी चीजें पूछ सकती है आपसे, आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी क्या गाइडलाइंस हैं, ऑफिस के लिए क्या होना चाहिए, क्या ड्यूटीज हैं, क्या फर्ज है आपको, वो सारी चीजें आपको वहां पर रिटर्न में बतानी पड़ेगी। और फिर अगर आपने नहीं किया ऐसा, देन दे कैन क्रॉस क्वेश्चन यू, या आपका ये काम था ऐसा करना और आपने किया नहीं। सोशल ऑडिटिंग, जब समाज के लोग आके ऑडिटिंग करते हैं आपकी, आपने कोई ब्रिज बनाया, आपने कोई हाईवे बनाई, आपने मेट्रो बनवाया, तो वो ऑडिटिंग करेंगे क्या समाज के हिसाब से ये प्रोजेक्ट सही है, इन्वायरमेंट का लॉस तो नहीं हुआ है, करप्शन तो नहीं हुआ है, नेपोटिज्म तो नहीं हुआ है, ये प्रोजेक्ट का ठेका, कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने भाई बंधुओं को तो नहीं दे दिया। तो इन सभी बातों का ख्याल सोशल ऑडिटिंग के अंदर करा जाता है। ये सारे टॉपिक्स आपको गवर्नेंस के अंदर सेपरेटली पढ़ाए जाएंगे। गॉट इट? तो यहां पर हमने देखा आखिर अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, कैसे होता है, समझ गए? तो एक बढ़िया एग्जांपल था डायग्राम्स के माध्यम से इतने बड़े टॉपिक को, इतने काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी, लेकिन उसके एक छोटे से आधे पेज के डायग्राम के माध्यम से आपने समझा दिए। अब आपको नंबर क्यों नहीं मिलेंगे? आपको डेफिनेटली नंबर मिलेंगे, भर भर के नंबर मिलेंगे, राइट? चलो फिर फिजिकल अकाउंटेबिलिटी कितनी तरह की हो सकती है? अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी को बताइए, तो भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। एक होता है फिजिकल, यानी मनी से रिलेटेड अगर है तो वो अकाउंटेबिलिटी के भी पैसे में आपको 100 करोड़ मिला था अगर आपको, तो 100 करोड़ रुपीस का आपने किया क्या, समझे? फिर लीगल कंप्लायंसेस आपकी थी, वो आपने पूरा किया क्या? क्या ब्रिज बनाने से पहले आपने परमिशन लिया लोगों की, स्टेक होल्डर से बात करी? डेमोक्रेटिक, क्या आपकी काम करने की स्टाइल में नाजिज्म तो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है? हिटलर लीडर तो हिटलर भी था ना, तो क्या हिटलर जैसे लीडर तो नहीं हो आप? तो डेमोक्रेटिक वैल्यू में अपने को सारा काम करना, और एथिकल ग्राउंड पर, एथिक्स के हिसाब से, मोरल वैल्यूज, मोरल प्रिंसिपल के हिसाब से आपने कितने बेहतर तरीके से अपने फर्ज को, अपने ड्यूटीज को अंजाम दिया, पूरा किया। गॉट इट? तो आपने बीच में टॉपिक को लिखा और 4 एरो बना करके 4 पॉइंट समझा दिए। गॉट इट? तो ये होता है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन।
आई होप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो यहाँ पे टॉपिक आया करप्शन, तो इसको हम डिस्कस भी करेंगे, आप लोगों को ओपिनियंस भी मैं लूंगा, सो दैट थोड़ी सी आपकी क्लैरिटी बढ़े, एक्सप्रेशन पावर बढ़े। तो करप्शन को बारे में बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है, अलग अलग तरह के डायग्राम बनाए जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज डेफिनेटली गारंटीड है, मैं लिख के दे सकता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गॉट इट, आता ही आता है एथिक्स में भी और जीएसटी गवर्नेंस के अंदर भी और एसए के अंदर भी। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि करप्शन आखिर होता क्या है? क्या केवल पैसों का घोटाला, स्कैम ऑफ मनी ओनली, वही कहलाता है करप्शन, या करप्शन के कुछ और भी फॉर्मेट हो सकते हैं? Who would like to initiate? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कॉम्प्रिहेंड करना कि करप्शन ये होती है कि करप्शन बेसिकली एक माल प्रैक्टिस होती है, हाउ यू आर abusing certain kind of resources, abusing the seat of power। बहुत तरीके की करप्शन होती है। हमने हमेशा सुना है कि मनी करप्शन होती है। देयर इज समथिंग दैट मोस्ट पीपल्स लव, दैट इज कॉल्ड मोरल करप्शन। इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। ब्यूटीफुल। एक मिनिस्टर है, उसके दो लड़के उसको जॉब लेने वहां पे गए हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट जॉब एक को ही मिलनी है। अभी एक लड़का उसका रिश्तेदार है, तो उसने उससे कोई पैसा नहीं लिया जॉब कॉन्फर करने का, बट येट उसने उसको जॉब दी। तो ये करप्शन, मॉरल करप्शन इंडिया में बहुत ज्यादा होती है। एंड हर एक चीज में हर एक बंदा थोड़ा बहुत मॉरली करप्ट होता है, बट ड्यूरिंग जॉब आई बिलीव कि इस चीज में आउटमोस्ट सिंसेरिटी के साथ काम करना चाहिए। एंड करप्शन बहुत वेक्सेशियस माल प्रैक्टिस है, एंड जिस भी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है, ये देश को खोखला करती है, एंड इसको डेफिनेटली कल्मिनेट करना चाहिए। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, आपने टू द पॉइंट बात की, आई अप्रिशिएट दैट। सो आपकी यही खास बात है कि जो आपको सजेशन दी जाती है आप उससे काफी एग्रेसिव होकर के इम्प्लीमेंट करते हैं। यही क्वालिटी हमारे स्टूडेंट एकम सिंह का भी था, अनक्वालिफाइड यूपीएससी ट्वाइस, ओके, वंस एज एन आईआरएमएस ऑफिसर एंड सेकंड टाइम बीइंग एन आईएफएस ऑफिसर। सो आप इम्प्लीमेंट कितना जल्दी करते हो वो मैटर करता है, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया अब्यूज ऑफ रिसोर्सेस, अब्यूज ऑफ पावर, पहली चीज, वेरी नाइस। इसके अंदर मल्टीपल चीज आ सकती है, पैसों का भी हो सकता है, मोरल करप्शन भी हो सकता है। गॉट इट, कि मोरली आपको कुछ काम करना चाहिए लेकिन आपको कर नहीं रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। गॉट इट, तो वो भी सही बात नहीं है। लीगल करप्शन भी हो सकता है कि आपको कुछ लीगल कंप्लायंसेस पूरे करने थे लेकिन आपने वो किया ही नहीं, राइट। ये सारी बातें हैं इसके अंदर। जैसे आजकल होता क्या है कि जैसे अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे ऑफिसर्स को बताया जाता है कि आप जाइए फील्ड के ऊपर, लोगों से मिलिए, गांव वालों से, ट्राइबल कम्युनिटीज से, जो भी बेनिफिशियरी आप उनसे बातचीत करोगे। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, वो अपने ऑफिस से एसी से बाहर निकलते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है गांव में गर्मी होगी बहुत, लोगों से कैसे ओपन स्काई के नीचे बात करेंगे। तो इट्स नॉट बेनिफिशियल, राइट, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो तरह तरह के करप्शन हो सकती है। मनी तो एक डायमेंशन है, डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पर ये इम्पैक्ट डालती है। ओके, ठीक। तो इस वाले पार्ट को भी समझ लेते हैं कि आप डायग्राम्स के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले करप्शन को आप सीधे कोई डेफिनेशन देने के बजाय आप एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहे हो। इज इक्वल टू करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली। मोनोपोली यहाँ का मतलब क्या है? एकाधिकार, जहां पे एक व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास ही सारी पावर है, सारी रिसोर्स एक ही व्यक्ति के पास है। जैसे डीएम होता है, तो डीएम के पास तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा पावर होती है। तो करप्शन वहीं पर होगा जहां पे मोनोपोली हो रही है। गॉट इट। सेकंड, इसके अंदर अगर आप डिस्क्रिशन ऐड कर देते हो, गॉट इट, इट्स लाइक कि जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन, अगर इससे निपटना हो तो डिस्क्रेशन का मतलब क्या है पहले ये समझो। डिस्क्रेशन का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग से फैसले ले रहे हो, लॉ ऑफ द लैंड से नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है, लॉ ऑफ द लैंड क्या बोलती है, आपको जो सही लगता है वो आप कर रहे हो। डिस्क्रेशन आपकी, मनमर्जी आपकी, कुछ हद तक ये सही होता है। गॉट इट। फॉर द एग्जाम्पल कि आप डीएम हो और आपके डिस्ट्रिक्ट में एकदम से फ्लड आ गया, तो आप उस टाइम पे परमिशन का वेट नहीं करोगे कि आप अपने सीनियर को लेटर लिखो, वहां से रिप्लाई आएगा फिर आप एक्शन लोगे, नहीं, आप इमीडिएटली एक्शन लोगे, आपको जो सही लगता है वो करोगे। और इसी को बोलते हैं डिस्क्रिशन।
राइट। और अगर इसमें से अकाउंटेबिलिटी को आपने हटा दिया, यानी कोई जवाबदेही नहीं है, आपको पता है कोई सवाल ही नहीं पूछने वाला है मुझसे, तब इस सिचुएशन में करप्शन होती है गाइस। गॉट इट? अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डिस्क्रेशन है, आप अपने मन का चला रहे हो, मोनोपोली। अब जैसे कोई रिश्वत लेने वाला होता है, कोई ब्राइब लेने वाला होता है, क्या करता है वो? उसको पता है ना अपना डिस्क्रिप्शन का यूज करके कि मैं इसका काम कर सकता हूँ फ्री में, लेकिन फिर भी वो चार्ज करता है कि आप मुझे 2000 रुपये दे दीजिए 2K एंड आई विल गेट योर जॉब डन। राइट। चलो अब इससे निपटे कैसे? तो मोनोपोली को कैसे खत्म कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को ला करके, ई टेंडर को ला करके। ई टेंडर का मतलब क्या है? आपको डिस्ट्रिक्ट में काम करवाने के लिए आपको टेंडर देने होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देने होते हैं, तो आप उसमें नेपोटिज्म का यूज मत करो, पर्सनल नेटवर्क का यूज मत करो, आप उसमें ई टेंडर को अप्लाई करो। ई टेंडर का मतलब है कि सारी चीजें ऑनलाइन रखो, ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन आप उसका जवाब दो। डिस्क्रिप्शन को कैसे कम कर सकते हैं? डिसेंट्रलाइज करके, सारी पावर जो आपने अपने हाथ में ही रख रखी है इसको अलग अलग लोगों में बांट दो। जैसे डीएम के बाद डीएम क्या करता है, अपनी पावर को एडीएम को दे देता है, थोड़ा सा एडिशनल डीएम, जो डीएम का जूनियर होता है। बाकी तो एडीएम होता है, इसके नीचे एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो अगर अपनी सारी पावर को अगर डिसेंट्रलाइज कर दे, गवर्नमेंट कर रही है, अब एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर नहीं दे रहे हैं वो, तो थोड़ा थोड़ा वो पावर को डिसेंट्रलाइज करके सभी लोगों में बांट रही है। प्लस डेलीगेशन ऑफ पावर, आप डेलीगेट कर रहे हो पावर को, दूसरे लोगों को दे रहे हो। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे? बॉटम अप और टॉप डाउन। अभी जो ऊपर हमने डिस्कस किया था वही सब बता दो। आरटीआई, सोशल ऑडिटिंग, सिटीजन चार्टर, ये सारी बातें क्या करेंगी? अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेंगी। तब जाकर के करप्शन को हम रोक पाएंगे। राइट। ओके एवरीवन। तो वैल्यूज का एग्जांपल अभी हमने ऊपर देख लिया था। अगर बात केवल वैल्यूज के ऊपर बताया जा रहा है, वैल्यूज के ऊपर ही आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज टू शेप द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे? वैल्यूज को बताओगे आप। वैल्यूज को क्या बताओगे? स्ट्रांग बिलीफ होता है, राइट। उसके बाद वैल्यूज दो तरीके के हो सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। एक तो होता है स्ट्रांग, जिसे हम कोर बोलते हैं, और एक होता है पेरिफेरल, जो वीक होता है, जो टाइम के हिसाब से बदल जाता है, कल्चर के हिसाब से चेंज हो जाता है। लेकिन कोर चीजें चेंज नहीं होती, जैसे लव, ट्रूथ, फ्रीडम, ये हमेशा ही अच्छे थे, हमेशा ही लोग इसके सपोर्ट में रहेंगे, राइट। लेकिन पेरिफेरल कुछ चीजें वीक होती है, जैसे पोलाइटनेस, पॉलिटिकल वैल्यूज, ये टाइम के हिसाब से हमारी चेंज होती रहती है। कोई व्यक्ति पहले बहुत ज्यादा विनम्र था, हम्बल था, लेकिन हो सकता है कि अब वो अग्रेसिव हो गया ड्यू टू प्रेशर्स दैट लाइफ ऑफर्स। यस सर, नो, राइट। तो जो कोर वैल्यूज है ना, वो यूजुअली चेंज नहीं होता है, लेकिन जो वीक वैल्यूज है, पेरिफेरल वैल्यूज है, वो टाइम के हिसाब से चेंज होती है। सिंपल सी बात थी, आपने डायग्राम बना के बता दी, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मेक डायग्राम्स गाइस। चलो ये एक अलग डायग्राम है, इसे बोलते हैं सर्कुलर डायग्राम। तो सर्कुलर डायग्राम में देखो क्या होता है कि आप मेन हेडिंग को बीच में लिखोगे और सर्कल बना दोगे। सर्कल बनाने के बाद जितने भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, राइट, वो सारे के सारे पॉइंट आप साइड साइड लिखते चले जाओ। 8 हो, 10 हो, 20 हो, डजेंट मैटर, लेकिन 12-13 पॉइंट्स बहुत हैं। 12-13 से ज्यादा आप मत लिखो, टाइम वेस्ट करोगे। गॉट इट? सो 12 to 13 पॉइंट्स मैक्सिमम। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड होता है 8 से 10 पॉइंट। चलो, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लेट से हमारा है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ के 7 प्रिंसिपल्स आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताते हैं। सबसे पहले चीज ऑनेस्टी, ईमानदारी। पब्लिक लाइफ का मतलब क्या है? एक सिविल सर्वेंट की लाइफ। अभी हमारी लाइफ, आपकी लाइफ क्या है? प्राइवेट लाइफ है। पब्लिक आपसे अफेक्ट नहीं होने वाली है, इम्पैक्ट नहीं होने वाली है। पब्लिक लाइफ का मतलब अगर आप आईएएस बन गए, आप उनके ऊपर डिसीजंस ले रहे हो, तब आपकी लाइफ प्राइवेट नहीं है, आपकी पब्लिक लाइफ होगी। आपकी प्रोफेशन की बेसिकली बात की जा रही है। तो इसके 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं? ऑनेस्टी, ईमानदारी, लीडरशिप, अभी आगे डिस्कस भी करेंगे अलग से। लीडरशिप का बहुत बढ़िया टॉपिक है। ओपननेस, आप कितने ओपन हो अपने जूनियर्स के साथ में, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में, राइट, आप विलेजर के साथ में, आपके जो जनता है उनके साथ में, पब्लिक के साथ में। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होनी ही चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है, बीइंग अ डीएम, बीइंग अ कलेक्टर, आपका ऑब्जेक्टिव, आपके कुछ गोल्स हैं जो आपको अचीव करना है।
तो आप जो भी काम करोगे यू विल ट्राई टू अचीव दैट टारगेट, दैट एम। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी। व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रिटी? इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज इंटीग्रिटी, आलेख्या? Sir, it is the highest level of honesty, integrity. हाईएस्ट And when no, लेवल। yes, sir, and when no one is watching, how we have to be as ourselves in that situation. यस, आप It tells about integrity. एग्जैक्टली कि आप उस सिचुएशन में भी ऑनेस्टी दिखा रहे हो जब आपको कोई भी नहीं देख रहा है फिर भी। जैसे हमारी मदर होती है ना, वो अपना काम कर रही है तो हमें नहीं पता हमारी मदर दिन में 50 काम करती है, हमारे डैड हमारे लिए 50 काम करते हैं। ओके, वो सारी चीजें हमें बता के नहीं करते, हमारे बैक में बहुत सारी काम होती है। तो क्यों? क्योंकि उनकी इंटीग्रिटी बहुत हाई होती है, वो किसी का वेट नहीं कर रहे कि चलो कोई देखेगा मुझे तभी मैं अपना काम करूंगा या करूंगी। गॉट इट? नेक्स्ट है सेल्फलेसनेस, मतलब स्वार्थी नहीं होना, निस्वार्थ होना है, राइट? भागवत गीता में कहा गया है निष्काम कर्म योगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निष्काम कर्म योगा, आयुषी? निष्काम कर्म योगा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के, मतलब सेवा करना एक तरीके से। निष्काम कर्म योगा, वेरी नाइस। कोई और जो इसमें ऐड ऑन करना चाहेगा? सर इन हिंदी देयर इज आल्सो वन सेइंग, कर्म कर फल की चिंता ना कर। राइट, वो भी भागवत गीता का ही दूसरा श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ओके, चलो निष्काम कर्मयोग होता क्या है? अगर इसके ऊपर आपको ऐसे दे दिया जाए कि आप इसे 1200 वर्ड्स के अंदर लिख के दिखाओ, तो क्या लिख पाएंगे आप? यूपीएससी ऐसा ही करेगी, वो आपसे कुछ बड़ा सवाल नहीं पूछती ऐसे में। ऐसे के अंदर वो ऐसे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स ही लेते हैं, एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब नहीं पूछते अब वो ऐसे के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर तो आपने रट्टा मार रखा है, कोचिंग का मटेरियल अवेलेबल है, आपका अपना ओरिजिनल माइंड कैसे पता चलेगा? तो वैसे ही टॉपिक देंगे आपको, और 1200 शब्द लिखना इतने छोटे से टॉपिक पे जिसके बारे में आपने कभी ढंग से सोचा ही नहीं है, इट्स अ चैलेंज, एक्चुअली इट इज अ चैलेंज। और वहीं पे आपके ओरिजिनल माइंड का पता चलता है, कैपेसिटी का पता चलता है। तो सही बताया आप लोगों ने, बिना किसी पर्सनल स्वार्थ के, सेल्फिशनेस के आप अपना काम कर रहे हो, निष्काम कर्म योगा। चलो, एक डायग्राम होता है बॉक्सेस वाला, ओके, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का, मतलब आपने मेन हेडिंग भी आपने रेक्टेंगल में बनाया, गॉट इट? और जितने भी आप उसके सब पॉइंट्स बता रहे हो वो भी आपने रेक्टेंगल में बना दिए। ये सारा पेन से बनता है वहां पर, समझ रहे हो? एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। जितना भी आप 4 लाइन एक आंसर में लिखते हो वो 4 लाइन के बराबर ये डायग्राम बन जाएगा। चलो, जैसे यहाँ पे क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तो लास्ट टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाया था। सो अगर ये पूछा जाए कि हाउ टू बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वहां पे आप बड़े बड़े पॉइंट्स, बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखो, आप यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स लिखो, डायग्राम बना दो, पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटी मेरी ही इसकी। सबसे पहला रोल मॉडल, कि आप हमारे सामने ऐसे रोल मॉडल लेकर के आओ। आप आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, तो आप किसको फॉलो करते हो? अगर आपका पर्पज, आपका मतलब है कि चलो मैं अंबानी की तरह बिलियनियर बनूं, अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो ड्रीम लेकर के अगर आप आईएएस बनने आ रहे हो तो गलत है, क्योंकि फिर आप करप्शन करोगे। यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी 56,500 रुपये, राइट? आपको खुद से इसमें मिलेगी नहीं। तो रोल मॉडल कौन है? पहले ऐसे रोल मॉडल जनता के सामने। जब सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाया था हरियाणा के अंदर, तो हमने रोल मॉडल किसको बनाया? रोल मॉडल हमने बनाया साक्षी मलिक को, फोगाट सिस्टर्स को, जो हरियाणा के रेसलर्स हैं, क्योंकि हरियाणा के गांव गांव में बच्चे बच्चे उनके बारे में जानते हैं। तो रोल मॉडल ऐसे लोगों को बनाओ। पहले बनाया था परिणीति चोपड़ा को, तो लोगों को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। भाई परिणीति चोपड़ा तो हीरोइन है, माधुरी दीक्षित तो हीरोइन है, आम जनता कैसे रिलेट करेगी? गॉट इट? ओके, तो सेकंड थिंग, रोल मॉडल आईपीएस, जैसा भी रमा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि चलो वो किरण बेदी से इंस्पायर्ड है आईपीएस ऑफिसर, कोई और किसी और से इंस्पायर हो सकता है। मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहा हूँ। ओके, सो या सेकंड एग्जांपल आप दो यहाँ पर रोल मॉडल का। अगर एग्जांपल है आपके सामने तो एग्जांपल में लिख दो। कोई सिविल सर्वेंट है तो वो लिख दो, कैलाश सत्यार्थी है तो वो लिख दो, मदर टेरेसा है तो वो लिख दो एग्जांपल। सेकंड, इंप्रूविंग लिसनिंग,
इमोशनल इंटेलिजेंस का लिसनिंग का मतलब क्या है? आजकल लोग है ना, बोलना हर कोई चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हस्बैंड वाइफ में टसल्स क्यों हो रहा है? बिकॉज एवरीबडी इज स्पीकिंग, नोबडी इज लिसनिंग। यस और नो? सो लिसनिंग का मतलब क्या है? कि आप सुनो ज्यादा, बोलो कम। इसके लिए एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है, गॉड हैज गिवन वन माउथ बट टू ईयर्स। मतलब अपने को सुनना डबल है, बोलना आधा है उसका, राइट? सेकंड इज जनरेटिंग एम्पैथी। भाई एम्पैथी को जनरेट करो, भावनाओं को क्रिएट करो अपने आप को। जो लोग सफर कर रहे हैं, जिनके पास सिलेंडर नहीं है, राइट, जहां पे बच्चियों को आज भी पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, पैदा होने का भी मौका नहीं मिलता है, कन्या भ्रूण हत्या सुना होगा आपने, राइट? तो ये सारी चीजें को कैसे बदलोगे? जब तक आप उनकी जगह पर रख के नहीं देखोगे, सफरिंग को, पेन को महसूस नहीं करोगे, हाउ वुड यू टॉक अबाउट, हाउ वुड यू बी इंटरेस्टेड टू ब्रिंग द सॉल्यूशन? कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यहाँ पे हाईली फ्लॉवरिश इंग्लिश लैंग्वेज जार्गन्स नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यह है कि आप तो हो डीएम, आप ड्यूज से पढ़े हुए हो, आईआईटी से पढ़े हुए हो, दिल्ली से पढ़े हुए हो। कल को आपको किसी ट्राइबल इलाके में जाना पड़े, आदिवासियों के साथ आपको डील करना हो, उनसे बातचीत करनी हो, तो आप क्या उनके सामने इंग्लिश झाड़ के एक्सप्रेस करोगे क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब एक तो आप लोगों को आज तक पता नहीं है। इसका मतलब इंग्लिश या हिंदी या जापानीज नहीं होता है, वो तो लैंग्वेजेस है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि अपनी ऑडियंस के हिसाब से आप अपनी बात को 100% तक पहुंचा पा रहे हो। तो अगर आप फ्लोरिश इंग्लिश बोलते हो और आप किसी रूरल एरियाज में चले गए, वहां पे आप डीएम हो, ट्राइबल इलाके में डील कर रहे हो, आम जनता जो लोकल लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट बोलने वाले हैं, तो आप उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन स्थापित करोगे? अच्छा, जो आपका कैडर होता है ना, उस हिसाब से लबासना में लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी होती है। जैसे अगर आप बिहार कैडर लेते हो तो बिहार में मैथिली, भोजपुरी, मगधी ये लैंग्वेज चलते हो, तो इसकी ट्रेनिंग आपको लबासना में मिलेगी। गॉट इट? डोंट वरी अबाउट दैट। सो आपको इस लेवल पे काम करना पड़ेगा ना। तो आज से ही आदत बनाओ कि आपकी जनता जिस हिसाब से, आपकी ऑडियंस जिस हिसाब से, उस तरीके से ही आप बात करोगे। बी गुड इन इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश ऑडियंस से बात करनी हो तो। बी गुड इन हिंदी, जहां पे आपको हिंदी में बात करनी है, राइट? बी गुड विद योर फ्रेंड्स, जहां पे आप फ्रेंड्स के साथ बैठो, वहां पे फॉर्मल लैंग्वेज में थोड़ी बात करोगे। या अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वहां पे इनफॉर्मल लैंग्वेज थोड़ी बोलोगे। गाइस, ये छोटी छोटी बातें जो हमारे घरों में, हमारे स्कूल्स में, हमारी फैमिली में बचपन से बताया जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने बताया नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं पता ही ये बातें। लेकिन अगर आपको जिंदगी के किसी फील्ड में कामयाब होना है, तब आपको ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई से कि आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें, आप अपनी बोलने के एक्सप्रेशन के ऊपर काम करें। मैं इस क्लास में आप लोगों को बोलने का इतना मौका क्यों दे रहा हूं? बिकॉज कल को आपको 5 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट के सामने बैठना पड़ेगा जो कि इंटरव्यू लेंगे आपका, तो वहां पर कैसे बोलोगे? आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। पेशेंस बना कर रखे, 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट और लेंगे गाइस। गॉट इट? थोड़ा सा और पेशेंस। आज के इंस्टाग्राम के टाइम में पेशेंस नहीं है किसी के पास। इनकरेज डिबेट्स, डिबेट्स जैसी चीजों को इनकरेज करो, क्योंकि डिबेट करने से क्या होता है, आपको दूसरों के डायमेंशन भी पता चलते हैं। आपको पता चलता है कि अरे ये भी सोचने का तरीका है, ये भी पर्सपेक्टिव है इसका, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अच्छी बातें हैं। तो आप डिबेट करें, ग्रुप डिस्कशंस करें, ये सारी बातें आपकी इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और आपको एक बढ़िया ह्यूमन बीइंग, एक सिविल सर्वेंट बनाने में हेल्प करेंगे। चलो, एक और पॉइंट है इंप्रूविंग इमोशनल लिटरेसी। इमोशनल लिटरेसी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे ये वर्ड लिख दिया है, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा क्या है ये। आसान, इमोशंस पता नहीं इमोशंस क्या होता है, लिटरेसी पता है ना लिटरेसी क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन? कोई है आप में से जो बता सके लिटरेसी एंड एजुकेशन में डिफरेंस क्या है? हाँ जी, मैं बताऊं। बताइए। एजुकेशन बेसिकली वो चीज होती है कि आप कितना आपकी कितना आप डिग्रीज लेते हो, आप क्या करते हो, आप किस चीज के बारे में क्या एजुकेशन अटेन कर रहे हो, क्या आपका ज्ञान आप किस चीज में रह रहे हो। लिटरेसी बहुत होती है खूब। कि आप अपनी मेंटल डेक्सटेरिटी
आप अपनी मेंटल डिक्सटैरिटी को यूज करते हुए किसी कॉन्सेप्ट को लेके कितना अवेयर हो, आपका क्या एक्शन प्लान है, आप कैसे उस चीज को ऑब्जर्व करते हो, कैसे आप उस चीज को इनकॉर्पोरेट करते हो, क्या प्रिंसिपल्स आप अडॉप्ट करते हो, कितना आप अवेयर हो, कितना आपको किसी की चीज के बारे में पता है, कि कितना आपको मूल के बारे में पता है, आपकी बहुत वैल्यूज खूब, क्या है, वो आपकी लिटरेसी रिफ्लेक्ट करती है। बहुत खूब गैस, बहुत ही खूब, क्या बात है, शानदार आंसर दिया आपने। ठीक है गैस, अगली क्लास में देखो कंटेंट बहुत सारा है, मैंने कहा ना कंटेंट की टेंशन नहीं लेनी है आपको, कंटेंट मैं बेस्ट दूंगा। पूरे हिंदुस्तान में अगर हमसे बेटर कोई कंटेंट दे पाए तो बता देना। हम क्या करते हैं कि सबका ही मटेरियल यूज करके अपना बेस्ट बना देते हैं। गॉट इट? बिकॉज हमारा पर्पज है सिलेक्शन। बहुत सारे सिविल सर्वेंट है जैसे यू सुगयम, ये तमिलनाडु कैडर का आईएएस ऑफिसर है, इन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ एक इंटीग्रिटी दिखाई करप्शन से लड़ने के लिए। ओके, ब्राइब्स को, ब्राइबर को, सबको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओके, अपने हेड को हमेशा हाई रखो, ये उन्होंने ऑफिस में साइन बोर्ड लगा रखा था। या सो सेकंड इज ग्रेनाइट क्वारी। ओके, ग्रेनाइट का एक एग्जांपल है। ओके, ग्रेनाइट आप जानते हो वहां पे क्या होता है कि माइंस वगैरह होते हैं, ग्रेनाइट होता है, यूरेनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो साउथ इंडिया में हमें बहुत सारी जगह पे ऐसे माइंस देखने को मिलती है। तो वहां पे भी करप्शन बहुत हाई लेवल का होता है गाइस, माफिया वहां पे इन्वॉल्व होती है, बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं। तो कैसे डील किया इन्होंने ये सब बताऊंगा आगे। करेज का एग्जांपल देना, एस दुबे का एग्जांपल दे दो, सिविल सर्वेंट एनएचआई के अंदर, प्रकाश सिंह कमेटी, मोहम्मद अली आपने सुना होगा अमेरिका में बड़े रेसलर साबित हुए थे, अजीत डोभाल, ये वो आईपीएस ऑफिसर है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अभी देश के, और पाकिस्तान के अंदर 7 साल ये छुप के रहे। आईपीएस ऑफिसर से बाद में रो को ज्वाइन किया उन्होंने, और रो के थ्रू बहुत सारा काम किया उन्होंने, और पिछले 10 सालों से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हमारे देश के। मलाला यूसुफजई, जिनके फोरहेड में गोली मारी गई थी, इसके बाद भी 16 साल की एज में तालिबान, इतने बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उन्होंने लोहा लिया, एंड शी बिकम अ प्रोमिनेंट मिसाल एग्जाम्पल फॉर द वुमेन अक्रॉस द ग्लोब। ओके, गोयनका जी का एग्जाम्पल देखेंगे, सारे एग्जाम्पल अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एम्पैथी, कंपैशन, ये जस्ट मैं सैंपल लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो, किस तरीके से हमें सीखना पड़ेगा स्मार्ट वर्क को। हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं, पैराग्राफ तो सभी लिख रहे हैं, पन्ने तो सभी भर रहे हैं, लेकिन पन्ने भरने के नंबर नहीं मिलते। गॉट इट? आपको नंबर मिलेंगे एक सिविल सर्वेंट वाले माइंडसेट के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। समझ पा रहे हैं आप? गुड वर्क कल्चर का एग्जाम्पल क्या होता है, नेगेटिव वर्क कल्चर क्या होता है। गॉट इट? जैसे नेगेटिव वर्क कल्चर आपने कुछ साल पहले देखा था कि उबर काफी बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन उबर में है ना रेप केसेस देखने को मिले थे बाय द टैक्सी ड्राइवर्स। तो ये एक नेगेटिव वर्क कल्चर है, उबर ने इसके ऊपर काम किया, डेफिनेटली अच्छा एग्जाम्पल है। गुड वर्क कल्चर कहाँ देखने को मिलता है? इसरो में, डीआरडीओ में, आर्म फोर्सेस के अंदर, गूगल, टेस्ला, एप्पल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, डीएमआरसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्यों इतने टॉप पर है? एप्पल क्यों टॉप पे है? गूगल क्यों टॉप पे है? वर्क कल्चर इतना शानदार है यहाँ पे, रिस्पेक्ट ऑनर इतना शानदार है। बायजू क्यों डूब गया? जो वर्क करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनको पता होगा, क्योंकि वहां पे वर्क कल्चर बहुत ही पैथेटिक था, बहुत ही ज्यादा घटिया, बहुत ही ज्यादा बुरी हालात थे वर्क कल्चर में। स्टाफ के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता था, उनको गालियां दी जाती थी सुबह शाम अपने सेल्स टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। एट द एंड क्या हुआ? इतनी बड़ी कंपनी जिसके लिए बायजू रविंद्रन ने रात दिन काम किया था, कोलैप्स कर गई। ओके, ये सारी बातें लाइफ में भी उतनी ही एप्लीकेबल है, आपके एग्जाम में तो है ही। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, राइट? ओके एवरीवन, दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। तो आज की क्लास थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी यूनिक थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेक योर फीडबैक। हाउ वाज द क्लास? डिड यू लाइक दिस फॉर्मेट? हाउ वी कैन improve? Please go ahead.